लोग इतना ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में विश्वास क्यों कर रहे हैं? हर कुंडली आपको एक नया एक्सपीरियंस देती है। प्रेडिक्शंस किस बेसिस पे होती है एस्ट्रोलॉजी में? जब भी कोई ज्योतिष आपको जो पहली बार में बताएगा ना, वही सही होगा। एक कुंडली देख के आप ये भी बता सकते हो कि इस बंदे के अफेयर रहे होंगे। मांगलिक मीन्स यू हैव डबल एनर्जी ऑफ मंगल। मुझे ऐसा लगता है कि कुंडली काम करती है, पर कर्म और विल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई ऐसा उपाय नहीं है जो जीवन और मृत्यु को बदल सकता है। ऐसे कौन से हाउसेज हैं जो हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करते हैं आपकी? सबसे पावरफुल नंबर क्या है? एवरी नंबर हैज गॉट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट। हर नेम नंबर हर किसी को सूट नहीं करता। लोग कहते हैं कि 5 नंबर जो है वो सबके साथ फ्रेंडली है। जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब ना भी हो सकता है। न्यूमरोलॉजी में कौन सा ऐसा नंबर है जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस? क्या आप अपनी लाइफ में भटक रहे हैं? चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे और भी कोई इशू हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या गलत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे आज के पॉडकास्ट में मिल जाए। शायद आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी होंगी, बट शायद आपने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रॉब्लम को कभी देखा ही ना हो। आज हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें पता चलने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। अगर आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज का एपिसोड आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आज हम जानने वाले हैं ग्रहों का प्रभाव कैसे हमारी लाइफ में होता है और कैसे बिगड़े काम बनते हैं और कैसे बनते काम बिगड़ भी जाते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य शेफाली शर्मा मैम, जो कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और एक रिलेशनशिप एंड करियर काउंसलर हैं। आप ट्रस्ट करिए, आज का एपिसोड आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं, तो आप एंड तक इस पॉडकास्ट में बने रहिए, क्योंकि शायद आज आपको अपनी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल जाए और आपके बड़े सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सो वेलकम टू द शो मैम। कैसे हैं सबसे पहले तो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम, बिल्कुल। तो मैम, स्टार्ट करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आजकल की साइंटिफिक दुनिया में लोग इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में विश्वास क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, साइंटिफिक दौर है, मैं मानती हूँ, पर मेरे ख्याल जीवन मृत्यु तो हो रही है। जीवन भी है, मृत्यु भी होती है और हादसे भी होते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस। दूसरी चीज है कि ज्योतिष को क्यों माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिष का सीधा कनेक्शन जो लोग कहते हैं साइंस से नहीं है, मैं उसको क्रॉस करती हूँ। अच्छा। साइंस कहता है कि हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, ठीक है। ज्योतिष भी कहती है कि हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है और चंद्र का जो मून प्लैनेट है उसका लिंक वाटर से होता है, ठीक है। जब हाई टाइड्स लो टाइड्स होती हैं, जब मूनलाइट में चेंजेस होते हैं, तो डेफिनेटली दैट इज देयर। तो ज्योतिष का सबसे पहला कनेक्शन साइंस के साथ ये आ जाता है, लोग मानेंगे। दूसरी चीज, मार्स प्लैनेट, वो हमारे साइंस में है, अब ज्योतिष में भी उसको मार्स ही कहते हैं, ठीक है। गर्म प्लैनेट कहते हैं, आग वाला, बिल्कुल, ठीक है। साइंस में, हमारे ज्योतिष में भी कहते हैं दैट इज एनर्जी प्रोवाइडर। तो इतना कनेक्शन है साइंस के साथ भी, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं लुप्त हो ही नहीं सकता और हमारे वेदों का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात ये है। राइट मैम। तो मैम, सबसे पहले तो मैं ये भी पूछूंगा आपसे, आपको किस चीज़ ने इतना ड्राइव किया टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी? जैसे आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने ड्राइव किया? क्या कुछ आपके साथ कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, या आपको लगा कि नहीं, अब मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, या मैं ये चीज़ को और ज़्यादा स्टडी करना चाहती हूँ? क्या आपके साथ हुआ ऐसा? इसमें अगर कोई एक बार चला जाता है ना, तो वो बिल्कुल डूब जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है, जो ज्योतिष ये समझता है कि मैंने इतनी डिग्री ले ली, इतनी पढ़ाई कर ली, काम खत्म, ये गलत है। हर कुंडली आपको एक नया एक्सपीरियंस देती है। राइट। मेरा इंटरेस्ट इसमें शुरू से ही था, माइथोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। माइथोलॉजी में शुरू से ही, बचपन से इंटरेस्ट था। माइथोलॉजी की सीरियल्स देखना, उसमें जानने की कोशिश करना। जिसका दिमाग वो होता है ना कि जानने की कोशिश करता है, बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड माइंड, तो कहीं ना कहीं मेरा जो रुझान है वो अपने आप ही जो है एस्ट्रोलॉजी की तरफ होता गया। फिर कुछ इंस्टेंसेस ऐसे देखे हैं जिंदगी में भी, कुछ चीजें ऐसी एक्सपीरियंस की, भगवान की शक्ति को महसूस किया है। सबसे बड़ी बात ये है। तो भगवान की शक्ति जहाँ पर है, तो फिर ज्योतिष वहाँ पे अपने आप आ जाती है। तो अपने आप ही चलती चली गई मैं इस फील्ड में।
राइट मैम, अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्रिडिक्शंस किस बेसिस पे होती है एस्ट्रोलॉजी में, और मतलब ऐसा होता है कई बार प्रिडिक्शंस रॉन्ग भी हो जाती हैं, तो क्या लगता है आपको इस पे? देखिए, मौसम विभाग बोलता है कल बारिश आएगी, महीने में कम से कम 4-5 बार ना उनकी प्रेडिक्शन भी गलत होती है, पर उनको कोई कुछ नहीं बोलता। पर अगर एक ज्योतिष की प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जब हम आपकी कुंडली देख रहे हैं, उसमें हम स्थान आपका डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, टाइम ऑफ बर्थ डालते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो भैया वो भी एक कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन करने वाला इंसान है, तो कभी कभी गलती हो जाती है ऊपर नीचे, ठीक है। दूसरी चीज, गलती कराने वाला कभी कभी क्लाइंट भी हो सकता है। वो कैसे? याद रखिएगा, जब भी कोई ज्योतिष आपको जो पहली बार में बताएगा ना, वही सही होगा। जो दूसरी तीसरी बार बताएगा वो होगा जो आप सुनना चाहते हैं। क्या मेरी शादी इस साल हो जाएगी? नहीं, आपकी शादी इस साल नहीं हो सकती, अगले साल होगी। इस साल बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मम्मी पापा तो कराना चाहते हैं, एक बार क्वेश्चन वही क्वेश्चन, 2 बार क्वेश्चन, 3 बार क्वेश्चन, ठीक है, हाँ हो जाएगी, इस साल भी चांसेस है, हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमें भी किसी ज्योतिष को भी क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, तो वो बंदा इस हद तक जब पूछता है तो फिर क्या होगा, जवाब बदलने लग जाएगा। तो इसलिए अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो सबसे पहले ना सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब ना भी हो सकता है। दूसरी चीज, जो वो पहली बार में बोल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, वरना फिर प्रेडिक्शन गलत, फिर आप कहोगे कि आपने तो कहा था कि इस साल हो जाएगी, हो ही नहीं। फिर हम कहेंगे हमने तो तब कहा था जब आप बार बार कह रही थी कि आपको इसी साल करनी है, होनी तो अगले साल ही है। सो दैट इज द पॉइंट हियर। तो मतलब ये आप कह रहे हो कि बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि क्या मतलब एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या कहना चाह रहे हैं, और मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर मैं किसी ऐप पे काम कर रही हूँ, जहाँ मैं कहीं पे वर्क कर रही हूँ, अगर मैंने ये बोल दिया कि नहीं तुम्हारी शादी में दिक्कत हो सकती है या तुम्हारी शादी डिले होगी, अब वो बेचारा जल्दी शादी करना चाहता है, तो वो आपको क्या देगा? वो आपको 1 स्टार दे जाएगा, या फिर वो आपको रिव्यू ही खराब दे जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सुनना चाह रहा है जो आपने उसे कहा ही नहीं। तो मैम इसके लिए तो रेमेडीज भी तो होती हैं, काफी लोग रेमेडीज भी देते हैं। हाँ तो बिल्कुल, वो भी तो एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा नहीं हुआ? रेमेडीज तो वो करेगा ना जो सच पहले स्वीकारे तो सही। जब वो मेरे को कह रहे हैं मेरे को लव मैरिज करनी है, मैं कह रही हूँ कि भाई देखो, लव मैरिज नहीं हो सकती है। अच्छा। नहीं हो सकती, मैं उपाय बता दूंगी कैसे नहीं हो सकती। वो तो मुझसे प्यार करती है, अच्छा, फिर तो हो जाएगी। तो दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि एक्सेप्टेंस हम नहीं सुनना चाहते हैं। यही रीजन है कि फिर वो एस्ट्रोलॉजर हमको बुरा लगने लग जाता है कि ये तो कड़वा बोलता है, या ये नेगेटिव ही बोलता है जब भी बोलता है। तो राइट, तो थोड़ा लोगों को भी अपनी साइकोलॉजी को चेंज करने की जरूरत है। डॉक्टर के साथ नहीं करते, एक्सरे कराने जाते हैं, किसी डॉक्टर ने कहा कि लंग्स का एक्सरे करा लो, तो दिमाग में रख के जाते हैं ना कि कुछ इन्फेक्शन निकल भी सकता है। ये थोड़ा ना कि अगर इन्फेक्शन निकल आया तो डॉक्टर से लड़ने लग जाएंगे जा करके। सो दैट इज देयर एक्चुअली। तो अभी जैसे आपने बताया रिलेशनशिप की थोड़ी अभी हमने बात करी, ठीक है, तो लव मैचेस जब होते हैं, जब हम करते हैं, वो प्रेडिक्शंस कितनी एक्यूरेट होती हैं आपके हिसाब से? बहुत एक्यूरेट होती हैं, बहुत बढ़िया होती हैं। अच्छा। कुंडली में 12 घर होते हैं, उसमें से जो 5th हाउस होता है ना, दैट इज ऑफ लव, ओके, रिलेशनशिप, एंड 7th हाउस आपका मैरिज का होता है। आपका पार्टनर लॉयल होगा कि नहीं होगा, आपका पार्टनर आपको चीट करेगा, आपका पार्टनर ब्लॉक कर दिया है अनब्लॉक करेगा, क्या आपका पार्टनर वापस आएगा, क्या आपकी लव मैरिज अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है, एवरीथिंग कैन बी आंसर्ड। एक कुंडली देख के आप ये भी बता सकते हो कि इस बंदे के अफेयर रहे होंगे पहले। अच्छा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वो यही है कि आपको कितना ज्ञान है, आप किस तरीके से चीजों को एनालाइज कर रहे हो। आप ये भी बता सकते हो कि लव मैरिज चलो अगर हो गई, लव हुआ, चलो शादी भी हो गई, अरेंज में हो गई, वो चलेगी कि नहीं चलेगी। सो एवरीथिंग कैन बी सीन फ्रॉम कुंडली। अच्छा। अच्छा मैम, तो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि अच्छा, आप जाते हो कहीं पे कुंडली मिलाने के लिए, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कहता है कि अरे आपके तो बस 6 गुण मिल रहे हैं, आपके गुण ही नहीं मिल रहे, तो फिर मतलब उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कुंडली मिलान की जो प्रथा है बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अष्टकूट मिलान कहते हैं कि इतने पर्टिकुलरली 18 गुण मिलने चाहिए, तब हम शादी को प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा एक तो नाड़ी दोष होता है, अगर नाड़ी दोष है तो शादी नहीं करनी, अगर मांगलिक दोष है तो भी मना करते हैं ना। ये 2 एस्पेक्ट है जिनके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कुंडली मिलान ही नहीं है, कुंडली मिलान है उसको कीजिए, हमारे हिंदू धर्म का हिस्सा है, लेकिन डेप्थ में जाइए। मान लीजिए 18 गुण मिल गए, शादी हो गई, फिर टूटी क्यों, कहाँ गड़बड़ है? कुंडली मिलान जैसे जब मैं एनालाइज अगर करती हूँ तो हम केवल कुंडली मिलान पे नहीं जाते, केवल हम गुण मिलाए, चलो 18 गुण मिल गए शादी के लिए। नो, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है। ये भी तो देखो जो 7th हाउस है मैरिज का,
उसका जो लॉर्ड है, उसमें जो राशि बैठी हुई है, उसके स्वामी, उसका क्या हाल है। हो सकता है 7th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो कि शादी टूट जाए। हो सकता है 7th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो कि वो बंदे का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चले। राइट। हो सकता है शादी के बाद कोई ऐसी दशा अंतर दशा आ जाए कि शादी टूट जाए। तो सिर्फ गुण थोड़ा ना देखने होते हैं, ये भी तो देखने आगे आने वाला समय। दैट इज व्हाट इज इन डेप्थ एनालिसिस जब आप करते हो। गुणों को देख के छोड़ दिया तो बस खत्म काम। अब किसी ने कहा 6 गुण मिलते हैं, ठीक है, मांगलिक दोष नहीं है, नाड़ी दोष नहीं है, मगर 6 गुण मिलते हैं या 7 गुण मिलते हैं, तो नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। कुंडली खोल के देखिए कि 7th हाउस का क्या हालचाल है, ठीक है, मैरिज का हाउस कैसा है, एफ्लिक्टेड तो नहीं है, क्रूअल प्लैनेट्स की दृष्टि तो नहीं है। तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। केवल मैं सॉफ्टवेयर में डाल दिया और लिखा आ गया 17 गुण मिलते हैं, 18 तो शादी कर ली, या कम मिलते हैं तो नहीं की, ये गलत है। अच्छा, उसके साथ मतलब और चीजें भी देखनी होती है, जैसे नाड़ी दोष आपने बताया। नाड़ी दोष हो गया। नाड़ी दोष अब क्या होता है कि दोनों की सेम नाड़ी हो, लड़का लड़की की। अच्छा, ठीक है, तो उससे क्या होता है, या तो बच्चे होने में दिक्कत होती है, या बच्चे होंगे तो डिफेक्ट होगा कोई ना कोई, या होते ही मर जाएंगे। अच्छा, या दोनों में से किसी की हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, तो नाड़ी दोष इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको स्टडी करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर नाड़ी दोष निकल आया ना, तब तो पहले देखना होता है, कई सूरतों में वो कैंसिल भी हो जाता है। ठीक है, बट डेफिनेटली कुंडली मिलान इज नॉट लिमिटेड टू गुना मिलान ओनली। अच्छा, उसके आगे बहुत कुछ है उसके अंदर। गुण मिल गए, शादी भी हो गई, अगले महीने से लड़के की 7.5 शुरू हो गई। जैसे 7.5 शुरू हुई, उसे फाइनेंशियल क्रंचेस रहने लगे। लड़की तो कहेगी जाओ पैसे लेके आओ, शादी की है। वो कहेगा मैं कहाँ से लाऊं, मेरे को तो अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। वो कहेगी चलो टाटा बाय बाय। 32 गुण मिले थे, टूट गई शादी। नो, सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। मैम, तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे बड़ा ना मांगलिक नॉन मांगलिक का ना बहुत ज्यादा डिबेट होती है आजकल। ठीक है, आप कहीं भी कुंडली मिलाने जाते हो तो कह देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की ये मांगलिक है और ये नॉन मांगलिक है। तो उस केस में क्या कोई रेमेडी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो डरना नहीं है ना, चीजों से डरना नहीं है, इस चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, मांगलिक दोष है, हाँ है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष है तो कितना है? अच्छा, परसेंटेज होती है? परसेंटेज कितना है, पूरा है, आधा है, क्या 27 साल क्रॉस करने के बाद खत्म हो जाएगा, या फिर उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मंगल आपका गुरु के साथ बैठ गया तो मांगलिक दोष आपका कैंसिल हो जाता है। अगर मंगल ग्रह अस्त हो गया तब कैंसिल हो जाता है। अगर मंगल ग्रह वक्री हो गया तब कैंसिल हो जाता है। तो बहुत कैंसिलेशन पॉइंट्स है। अब इसमें कोई आपको डरा के आपसे पैसे भी बना सकते कि भैया तुम्हारा तो मांगलिक है, अब चाहे ना भी हो। ठीक है, अब वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किसके पास गए हो। मांगलिक मीन्स यू हैव डबल एनर्जी ऑफ मंगल। क्यों इसे खराब माना जाता है? क्यों? क्योंकि मान लो लड़का मांगलिक है, उसमें बहुत एनर्जी है, लड़की मांगलिक नहीं, उसका मंगल नॉर्मल है, उसमें उतनी एनर्जी नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में वो बुझी बुझी रहेगी, पर उसके अंदर तो बहुत एनर्जी है, उसको तो बुझी बुझी लड़की नहीं चाहिए। वो तो चाहता है मेरे से घूमे फिरे, मौज मस्ती करे, वो कर नहीं पाएगी, इसलिए डिवोर्सेस होते। अच्छा, दैट इज द रीजन। मंगल आपको बहुत एनर्जी दे देता है, तो जब वो एनर्जी आपसे संभाली नहीं जाती, व्हाट यू स्टार्ट डूइंग, घर पे एग्रेशन निकालते हो, लड़ाई होती है, वर्क प्लेस पे होगी, बीवी के साथ होगी, तो कहेंगे कि ये मांगलिक था, ये मांगलिक नहीं थी। मांगलिक नहीं, एनर्जी को आपको चैनलाइज करना है। अगर आपका कोई बच्चा है जिसको मांगलिक दोष है, शुरू से उसको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में डाल दीजिए जहां उसकी फिजिकल एनर्जी यूज हो। अच्छा, स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, किसी ऐसी जिमिंग में डाल दीजिए, किसी ऐसी चीज में डाल दीजिए कि वो एनर्जी हमें चैनलाइज करनी है। मांगलिक होना गलत बात नहीं है, एनर्जी कहाँ यूज हो रही है। राइट, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। कि एनर्जी वो कातिल बन के निकाल रहा है कि पर्टिकुलरली किसी चीज में आप उसको चैनलाइज कर रहे हो, तो इसलिए मांगलिक से डरना नहीं होता। अच्छा, बस ये होता है कि हाई परसेंटेज वाले को लो परसेंटेज वाले के साथ मतलब उनका नहीं बैठता। हाँ, तो उसके लिए भी उपाय होते हैं। दिस इज अगेन वेरी साइंटिफिक। ठीक है, ये साइंटिफिक चीज है। मांगलिक तो टप्पा लगा रहे हैं, लेकिन ये साइंटिफिक चीज है। बेसिकली आप एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो। राइट, ठीक है, वो एग्रेशन जो होता है मंगल के अंदर, दैट इज देयर, तो उसको चैनलाइज करो आप। अब लड़का लड़की दोनों मांगलिक है, मान लो उनकी शादी होती है, दोनों में डबल एनर्जी है, तो और नहीं भिड़ जाएंगे वो आपस में। दोनों एक साथ जिम जाओ, दोनों एक साथ वर्कआउट करो, ठीक है, तो एनर्जी विल कम डाउन। राइट, ओके, या अच्छा। तो मैम, अब हम रिलेशनशिप्स की बात कर ही रहे हैं ना, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है। ठीक है, लोग शादी करते हैं तो कुंडली मिला देते हैं लड़का और लड़की की, और उनके साथ फिर ठीक है, लड़का और लड़की की तो कुंडली मिला ली, बट बाद में ना इन लॉज के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है उनकी।
तो कुछ लोग कहते हैं कि आप जब लड़का और लड़की की कुंडली मिला रहे होते हैं तो एट टाइम्स आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर आप शादी के बाद अपने इन लॉज के साथ रहने वाले हैं तो आपको उनके साथ भी कुंडली मिलानी चाहिए या वो चीज़ें देखनी चाहिए। तो आप किस हद तक इस बात पे अग्री करते हो? किस किस से कुंडली मिलवाओगे, किस किस से कुंडली मिलवाओगे? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। जो लोग सारे एक साथ एक घर में रह रहे हैं कभी भी एक समान नहीं हो सकते। Right. मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़का और लड़की में अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो कोई चीज बीच में नहीं आएगी, कोई भी चीज नहीं आ सकती बीच में। जहां पे, क्योंकि मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करती हूँ इसलिए कह रही हूँ, मोस्टली रिश्ते क्यों टूटते हैं, दो वजह। इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, फर्स्ट। इसे मुझे टाइम देना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि अब 4-5 साल हो गए, अब तो मैं बोर हो जाती हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब कोई तीसरा आपके रिलेशनशिप में आता है, वो तीसरा लड़के के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लड़की की फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। तो हम उन्हें खुद ही तो लेकर के आते हैं। अगर उन्होंने हमारी शादी कर दी है, इसका मतलब हम उतने मैच्योर हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सके। कुंडली मिलाने का मतलब ये है कि हम लड़का और लड़की की अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं, बाकी तो वो खुद ही निपटेंगे ना। अब साथ में ऊपर वाले घर में कोई किराए पे रहता है, ऊपर वाली मंजिल पे, अब उससे भी मिलाएंगे क्या गुण कि किराएदारों के साथ ठीक से रहेगी कि नहीं रहेगी? फिर काम वाली बाई आती है, उसके साथ मिलाएंगे कि उसके साथ सही रहेगी कि नहीं रहेगी? सो बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स इज इम्पोर्टेंट। जनरली क्या होता है, जब समय बीत जाता है उसके बाद मोस्टली जो मेरे पास आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, दे आर इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। व्हाई? बिकॉज वो कहते हैं मुझे टाइम नहीं देती, पत्नी कहती इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो वो टाइम बाहर ढूंढते हैं। दैट इज व्हाट यू नो दे गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। राइट, क्योंकि वो भी आई थिंक काफी बढ़ गए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो अब वही है मोस्टली। यही सब कुछ हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा। ये सब को देख के ऐसा लगता है कि शादी के इंस्टीट्यूशन से भरोसा ही ना उठ जाए कहीं, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आपके पास वही आएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुंडली से वो भी पता लग जाएगा कि आपका पति एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगा कि नहीं जाएगा, और कब जा सकता है ये भी पता लग जाता है। अच्छा, वो कैसे? कुछ ग्रहों की स्थिति होती है, जैसे राहु हो गया, राहु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार राहु ऐसे होता है, जब वो एक्टिवेट होता है, राहु आपका माइंड भटकाता है, जो गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल। अच्छा, ठीक है। कभी कभी शुक्र अच्छा नहीं होता, या शुक्र की जो है दशांतर दशा स्टार्ट होती है, शुक्र इज नॉट गुड फॉर यू, शुक्र इज फीमेल, यू गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल। आपके प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा हुआ है, राहु के साथ शुक्र बैठा हुआ है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, चंद्र बैठा हुआ है, मन चंचल कर देता है, मन इधर उधर भटकने लगता है, बस भटकते भटकते मिल जाती है फिर कोई। अच्छा बहुत ही सो इट्स अ स्टडी बेसिकली। राइट मैम। तो अच्छा, आपके पास ऐसे बड़े सारे लोग आते होंगे काउंसलिंग के लिए, तो कभी ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा कोई डार्क सीक्रेट हो किसी का और आपने सोचा हो कि ये सही नहीं होगा, इसको इस टाइम पे बताना, आपने कोई प्रेडिक्शन देखी हो ऐसे, तो ऐसा कभी कोई केस हुआ है आपके साथ? मुझे ऐसा लगता है कि कुंडली काम करती है, पर कर्म और विल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी हवा हम गुब्बारे में भरेंगे वो उतना फूलेगा, दैट डिपेंड। तो कभी कभी अगर हम कुछ ऐसी चीज कह दे जिससे सहारा बन जाए सामने वाले बंदे को, तो कुछ चेंजेस उसकी लाइफ में आ सकते हैं। कई बार ऐसे हुआ है कि कुछ ऐसी कुंडली आती है जो कि डिवोर्स निश्चित दिख रहा होता है कि हो जाएगा, बट स्टिल आपको लगता है उनसे बात करके कि दोनों में से एक जना डिवोर्स चाहता नहीं है। स्पेशली जो आपसे बात कर रहा है वो नहीं चाहता बेचारा, वो कह रहा है कि यार कुछ बता दो, उपाय मैं कुछ कर लो कुछ। तो आप उस वक्त थोड़ा सा उस चीज को मिटिगेट कर देते हो। आप ऐसे नहीं कहते कि होगा नहीं, आप कैसे कहोगे कि आप उपाय कीजिए, डेफिनेटली इनसे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, एटलीस्ट नेगेटिव एनर्जी कम होगी। राइट। ओपन में आज मैं ये एक चीज बोल रही हूँ, जीवन मृत्यु, कोई ऐसा उपाय नहीं है जो जीवन और मृत्यु को बदल सकता है। आपके जीवन में अगर मृत्यु इस समय पर लिखी है तो वो होकर के रहेगी, कोई उपाय मृत्यु को टाल नहीं सकता। जो कहते हैं कि मृत्यु टल जाती है, आप ये उपाय करो इससे टल जाएगी, ठीक है, नो। याद रखिएगा, जब आपने ठीक होना है ना, तभी आप सही डॉक्टर के पास जाएंगे। किसी ने अगर ठीक होना है, किसी बीमारी से वो जूझ रहा है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा, किसी ने अगर ठीक होना है, तभी वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा जो उसे कह देगा महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, हो सकता है फर्क पड़ जाए। क्यों? क्योंकि शायद उसका ठीक होना लिखा है। तो भगवान रास्ते बनाते हैं। सो इट्स ऑल इन द डेस्टिनी। एब्सोल्युटली, ये रास्ते है ना उसने दिए हुए हैं, हम अपने कर्मों से उसके ऊपर चल रहे हैं। सो कर्मास आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट। ठीक है, लोग कहते हैं मेरा गज केसरी योग है, मेरा राज योग है, मुझे बताओ कि क्या है, और करेंगे कुछ नहीं तो एवरी योग फेल्स, नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो भगवान ने बिना हाथ पैर के ऐसे ही थोप दिया होता नीचे, जाओ राइट। जो होना है वो तो होना ही है, मैं कर रहा हूँ ना ऊपर बैठे, तुम बस यूं ही बैठे रहो। भेजा भी तो भेजा ना। सही बात है, एक कर्म प्रधान होता है वही। एब्सोल्युटली राइट। कर्मास आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैम अब ये आपसे पूछूंगा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आजकल बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं सोसाइटी में हमारी, जैसे कि एंग्जाइटी हो गया, हाँ। डिप्रेशन हो गया, लोग बड़ी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन से हाउसेज हैं जो हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करते हैं, आपकी पर्सनल हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करते हैं? देखो एक बात बताओ, 12 घर है ना, कोई ना कोई हैप्पीनेस हर हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट हाउस मेरे खुद के कि मैं खुद से कितना खुश हूँ। अगर वो एफ्लिक्टेड है तो कुछ भी हो जाए, बंदे को कुछ न मिल जाए जीवन में, वो कभी खुश और सेटिस्फाई होगा नहीं। दूसरा भाव इनकम का, वो एफ्लिक्टेड है तो मैं अपनी इनकम से खुश नहीं हूँ। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का, ब्रदर सिस्टर का, वो एफ्लिक्टेड है तो मैं अपने भाई बहन के साथ रिश्तों से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी कम्युनिकेशन से खुश नहीं हूँ, मैं दोस्त नहीं बना पाता, मेरे दोस्त नहीं बनते। चौथे भाव को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उसे बोलते हैं सुख स्थान। वो होता है घर, आपका पीस, आपके इंटरनल जो कंटेंट आपको जिसको आप चाह रहे होते हो। अगर वहां कोई गंदे प्लैनेट्स बैठ जाए या वो एफ्लिक्टेड हो जाए खराब प्लैनेट से, जैसे राहु बैठ गया, जो कुछ ऐसा बैठ गया, राइट, टिकाव ही नहीं हो पाता, भागते रहोगे आप। अच्छा। हाँ, आपको सुख ही नहीं मिलेगा। लेकिन एक मजे की बात इसमें भी होती है, देखो हम नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे निकालेंगे। अगर आपका ये भाव घर का होता है ना, अगर ये एफ्लिक्टेड है, हाईली एफ्लिक्टेड है, तो मतलब घर में तो आप रह नहीं सकते। तो आप क्या रहोगे, आप सोचोगे चलो यार फॉरेन ही चला जाता हूँ। राइट। तो अगर उसका कनेक्शन आपके 12th हाउस से आ जाता है, विच इज ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स, तो आपका बाहर जाने का बन जाता है चांस। तो अगर किसी का चौथा भाव खराब भी है तो घबराए नहीं, हो सकता है आपका फॉरेन जाने का योग बन रहा हो। अच्छा। या अपने होम टाउन से दूर रह के, कईयों का ऐसा भी होता है ना कि अपने होम टाउन में रह के काम मत करो, फलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कि वो रहने ही नहीं देंगे आपको। अगर कोशिश करोगे तो फिर तंग होगे, इनकम अच्छी नहीं होगी, घर में झगड़ा रहेगा, कलेश रहेगा। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, बाहर निकल जाओ घर से। इसका तो मेरे पास एक्चुअली एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे एक बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड को किसी ने बोला था, एस्ट्रोलॉजर ने, कि तू यहाँ पे जितना भी हाथ पैर मार ले, तेरा यहाँ पे काम नहीं बनने वाला। अगर तेरा काम बनेगा तो तुझे यहाँ शहर से जाना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। राइट। तो मैम अब हम थोड़ी बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी, आपका उसके अंदर भी एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, सबसे पावरफुल नंबर क्या है? सारे नंबर पावरफुल हैं उदय, कोई ऐसा नंबर नहीं है। हर नंबर का अपना पॉजिटिव है, हर नंबर का अपना नेगेटिव है। नंबर 1 को पावरफुल शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबसे पहले आता है। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले आता है इसलिए कहते हैं। अब आप ये चीज देखिए, जैसे नंबर 1 को ही हम उठा लेते हैं। नंबर 1 है, नंबर 1 है, चलो ठीक है। नंबर 1 है सूर्य का नंबर। हाँ जी। कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, अपने हिसाब से चीजें करना पसंद करते हैं, किसी के अंडर ज्यादा टाइम काम नहीं कर पाते। व्हाई? बिकॉज दे हैव देयर ओन वे ऑफ वर्किंग। ठीक है, कोई ज्यादा चलाएगा ना अपना रोप, तो थोड़े दिनों में दे से भैया बहुत हो गया, ठीक है, मेरे को आता है, मेरे को पता है कैसे करने का है, ठीक है, तो मैं अपना ही काम स्टार्ट करता हूँ। एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब एनर्जी किस चीज में लगाते हैं, दिस इज नंबर 1। अगर आपको लीडरशिप स्किल्स हैं तो दैट इज पॉजिटिव। अगर आप अपनी पावर को, अपने अग्रेशन को गलत तरीके से यूज करते हो, यू बिकम अ डिक्टेटर, नॉट अ लीडर। सो देयर इज अ डिफरेंस कि आप अपनी इनर कैपेबिलिटीज, अब नंबर ने आपको कैपेबिलिटी तो दे दी, ठीक है। अब 2 नंबर है, 2 नंबर रोमांस का भी होता है, 2 नंबर पीस का भी होता है, ठीक है। पर इतना भी पीसफुल ना हो जाइए, इतना भी रोमांस में मत चल जाए कि सामने वाला फायदा उठा ले, तो दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव ये हुआ कि यू बिकम वेरी एक्सप्रेसिव। आप अपने लवर के साथ बिल्कुल खो जाते हैं, सब कुछ आप एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को आप बताने लग जाते हैं। नेगेटिव क्या, ओवर एक्सप्रेसिव हो जाओगे तो सामने वाला तो कहेगा कुछ भी कर लो इसके साथ, इसे तो मेरे साथ ही रहना। सो दैट इज, एवरी नंबर हैज गॉट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट। राइट। तो मैम जैसे होता है, एक होता है मूलांक होता है ना, और एक होता है भाग्यांक होता है। तो ऐसा भी तो होता है कि मेरे हिसाब, जहाँ तक मुझे पता है, अगर कि मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, तो वो भी मैटर करता है कि किस तरीके से वो नंबर्स आपको इफेक्ट करेंगे। बिल्कुल, मूलांक हो गया, जैसे मान लीजिए आपका नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 1।
1 है, जैसे गुलाम 1 है, कबीर। ठीक है। हाँ अब जी। वो हो गया आपका मेन नंबर है, हाँ। ठीक है। अब उसमें मंथ आ गया, किस मंथ में जन्मदिन आता है? अक्टूबर। ठीक मेरा है। भाग्यांक 9 है हाँ, वैसे। तो वो 9 आ गया। हाँ जी। भाग्यांक है आपका डेस्टिनी नंबर की आप बाहर कैसे बिहेव करते हो, बाहर कैसे चीजों में बिहेव करोगे। और जो मेन नंबर है दैट इज 1, दैट इज यू, योर सेल्फ, आपका सेल्फ है वो। जैसे कुंडली में हमारा फर्स्ट हाउस होता है योर सेल्फ, वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आप अपने आप को कैसे दर्शाते हो बाहर, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर एक्चुअली। राइट। तो ये डिफरेंस आ जाता है। फिर उनके बीच में कंपैटिबिलिटी कैसी है, मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, ऐसे बहुत नंबर्स हैं जो दोस्त भी ऐसे ही बनते हैं, जहाँ उनकी शादी अट्रैक्शन भी नंबर्स की, जैसे सीरीज अगर हम देखते हैं 1 2 4 7, 1 का 4 से अट्रैक्शन, 2 का 7 से अट्रैक्शन। जैसे अच्छा। अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखोगे तो एक 2 पे आता है, एक 7 पे आता है, राइट। ठीक है। तो नंबर से अट्रैक्ट, घर में भी बच्चे भी वैसे ही निकल आएंगे, किसी के 4 आ जाएगा, किसी के 7, घूम फिर के वही खिचड़ी पकती है। अच्छा। तो नंबर्स आर लाइक मैग्नेट, वो उस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं आपको। अच्छा। तो ये तो अभी जैसे मैंने आपसे पूछा कि सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है, आपने क्लियर किया कि हर एक नंबर का अपना महत्व है। बट कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि 8 नंबर को लेके ना बहुत सारी बातें चलती हैं बिल्कुल। कि 8 नंबर है तो बेड़ा गर्क, लोग कहते हैं। तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे आप? 8 नंबर को जब आप लिखते हो दैट इज इन्फिनिटी साइन, जहां से शुरू होता है वहीं पे आ जाता है। 8 नंबर वाले लोग जो बेसिकली होते हैं उनको रूल करता है शनि। शनि बात करता है डिसिप्लिन की। 8 नंबर लोगों को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। 8 नंबर वाले लोग इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो मुंहफट होते हैं, उन्हें बटरिंग नहीं करनी आती, दे स्ट्रेट अवे स्पीक आउट व्हाटएवर दे वांट टू। अच्छा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डिसलाइक हो जाता है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने भगवान शनि की रचना की थी तो उन्हें भी बहुत देवी देवता नापसंद करते थे। क्यों? क्योंकि शनि देवता जब कर्मों के फल का हिसाब करते हैं तो वो कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं देखते, उन्हें ये पता है ये गलत है तो मैंने इसको सजा देनी है। यही रीजन है कि शनि देवता मंदिर में भी अकेले ही पाए जाते हैं, अलग सबसे। अच्छा। सब देवी देवता एक तरफ, शनि देवता एक तरफ होते हैं। अपने पिता की भी प्रिय नहीं हो सके क्योंकि पैदा होते उन्होंने पिता को श्रापित कर दिया था, ग्रहण लगा दिया था। तो 8 नंबर में ऐसा कुछ नहीं है। 8 नंबर डिलेज लेकर के आता है। अगर किसी की 26 तारीख है, 17 तारीख है, 8 तारीख है तो कहेंगे कि इसकी शादी लेट होगी। अच्छा। क्यों? क्योंकि शनि का नंबर है। शनि स्लो, द मोस्ट, आई मीन इट मूव्स वेरी स्लो सोलर सिस्टम में भी। अब यहाँ पे भी ज्योतिष का साइंस से कनेक्शन आता है, इट मूव्स वेरी स्लो। तो जब स्लो चलेगा तो जाहिर है आपकी जिंदगी में चीजें भी जो अकम्प्लिश होंगी वेरी स्लोली, बट जो देर से पके वो फल मीठा होता है। राइट। तो नेगेटिव कभी नहीं लेना चाहिए इस अच्छा। चीज को। शनि का ये है प्रभाव बेसिकली कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, बस मेन ये चीज है। वैसा भरोगे और यू हैव टू बी पेशेंट। 7.5 आपको पेशेंस ही सिखाती है। राइट। ठीक है। वो आपके अंदर एक निखार आता है जब 7.5 चलती है, उस वक्त आपके अंदर से चीजों का मंथन होता है। आप पीड़ा में होते हैं, अगर आप कष्ट में होते हैं, आपको उस समय पता चल जाता है कि सच में आपका कौन अपना है कौन पराया है। क्यों? क्योंकि जब आप पे तकलीफ पड़ती है ना तो जो सच में होंगे ना आपके, वही आपके साथ देंगे, जिनकी आपको जरूरत ही नहीं थी कभी, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए थे, वो आपको छोड़ के निकल गए होते हैं। पहला मंथन ये। राइट। दूसरा मंथन ये, मुझे अपनी बुराइयों का पता चल जाता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या क्या गलती की है। क्योंकि मेरे को कर्मों का जब फल मिलता है ना तो एक एक चीज ध्यान आती है, ये ऐसा हो, मैंने ऐसा किया था ना तो अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो 7.5 में बहुत कुछ अच्छा भी सिखा करके जाती है। अच्छा जी मैम। अच्छा, तो अब वापस थोड़ा न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करूं, काफ़ी लोग नेम न्यूमरोलॉजी काफ़ी चल रही है आजकल, राइट? जैसे हमने देखा बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोग अपने नाम चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो जैसे मेरा ही पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं, मुझे किसी ने बताया था कि अगर मेरा नाम है उदय साधवानी तो एक जगह पे डबल एस लगाने के लिए अगर बोल दिया तो ऐसे बड़े सारे लोग नाम चेंज कर रहे हैं। तो वो क्यों, और आपका क्या टेक है उसके ऊपर? फिर पुराने जमाने से कनेक्शन है इसका। अच्छा। मेघराज का नाम मेघराज क्यों था? क्योंकि वो मेघों की तरह गरजता था। नाम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आजकल तो सोनू, मोनू, बबलू, टबलू, टिबलू रख देते हैं। अब आप किसी बंदे को एक चीज से बुलाओगे ना तो वैसे ही गुण उसके अंदर आते हैं। सबसे पहली ये चीज होती है। इसलिए नामों का महत्व पहले जमाने में हुआ करता था। इसलिए हमारे माता पिता ने हमारा जो नाम रखा वो सोच करके रखा। अब आजकल तो ऋतिक आ जाए तो ऋतिक का बेटा आरव आ जाएगा तो बच्चे, आप भी अपने बच्चे का नाम आरव रख देते हो बिना सोचे समझे कि उसका क्या इफेक्ट है। अब आते हैं स्पेलिंग के ऊपर।
मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया कि कई लोगों के ऊपर लीगल केसेस जैसे चलते रहते हैं, ठीक है, उनकी कुंडली ठीक होगी, अगर आप उनका नाम उठा करके देखोगे ना, डेफिनेटली वो 9 नंबर पे आता होगा। अच्छा। 9 नंबर आपको लीगल केसेस में घेर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले आता है, क्यों? क्योंकि वही नाम यूज हो रहा है ना। अब जैसे मेरा नाम है शिफाली शर्मा, अब मैं जहां जाती हूँ वो शिफाली शर्मा ही लिखा जाता है, वही लिख रही हूँ मैं, उसी नाम से मेरे को लोग जान रहे हैं। तो अगर उसकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है तो वो अच्छी चीजें अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। अच्छा। तो ऐसे केसेस होते हैं, डिवोर्स हो जाना, लीगल केसेस चल रहे हैं, सबसे पहले नाम चेक करो। शादी नहीं हो रही, सबसे पहले आप नाम भी चेक कर सकते हो, पहले कुंडली चेक करो। कुंडली जरूर चेक करनी होती है, ऐसा नहीं कि उठा करके यूं ही भाई 6 पे नाम कर दिया। अब 6 शुक्र का नंबर है, राइट, ठीक है, मान लो मैं आपका नाम 6 पे कर देती हूँ, अपना नाम 6 पे कर देती हूँ, अब ना आप ऋतिक बन पाओगे और ना ही मैं कैटरीना बन पाऊंगी, ठीक है। वाई? बिकॉज हर नाम नेम नंबर हर किसी को सूट नहीं करता। अच्छा। हम जनरली क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, अरे वाह यार ऋतिक ने तो 6 नंबर पे कर रखा है अपना, मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी पॉपुलर। अरे उसके लिए उसका शुक्र अच्छा होगा। वी नीड टू नो कि हमारे लिए ये पर्टिकुलर प्लेनेट कैसा है। अच्छा। तो जब मैं एनालाइज करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी विच बिकम्स एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, उसको कंबाइन करके करती हूँ। अच्छा। अब जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे 1 है, ठीक है, अब कुंडली में ये भी देखना है कि सूर्य आपके लिए कैसा है। मेरा 28 है जैसे, तो मूलांक 2 + 8 हाँ, हो गया ना आपका। हाँ। तो आप कुंडली में ये तो देखना है कि उदय की कुंडली में एक्चुअल में सूर्य है कैसा। ऐसे थोड़ी ना उठा करके मैं आपका नाम 1 पे कर दूंगी, पहले ये तो देखो। मान लो कि सूर्य अच्छा ना हो और मैं 1 पे कर दूं, तो फेम की जगह तो वो डिफेमिंग होने लग जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। लोग कहाँ गलती करते हैं, जस्ट लिसनिंग, यू नो, सिर्फ सुनते हैं चीजों को, समझते नहीं है कि उसने 6 पे किया तो भैया मैं भी कर लेता, मेरा भी शुक्र एनहांस हो जाएगा बहुत ज्यादा। Right. शुक्र अच्छा ना हुआ तो कर्जे चढ़ जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगा, बीवी छोड़ के भाग जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें होंगी, पैसों की तंगी होने लग जाएगी। तो पहले गेट योर कुंडली चेक्ड। अच्छा, कि आपके लिए शुक्र है कैसा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है मैम, क्योंकि ये मैं पहली बार ऐसे सुन रहा हूँ। मतलब न्यूमरोलॉजी थोड़ा बहुत मैंने भी सुना है, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स से, न्यूमरोलॉजिस्ट से भी मिला हूँ मैं, बट मतलब आप कह रहे हैं कि इसको कनेक्ट करते हैं पहले एस्ट्रोलॉजी के साथ, देन यू गिव द नंबर कि ये नंबर आपके लिए अच्छा उदय है। देखो कोई तो फर्क होता है ना। अगर आज ऋतिक रोशन का नाम नंबर 6 पे है, मैं 6 पे कर लूँ, आप कर लो, ये कर ले, सब कर ले 6 पे, सब ऋतिक रोशन थोड़ी ना बन जाएंगे। सही बात है। एंड में तो ये भी है ना कि आपकी कुंडली में कैसे योग बन रहे हैं, आपके लिए शुक्र एक्चुअल में है कैसा। अब पायरेट पहन लेते हैं लोग, आजकल पायरेट का बहुत निकला हुआ है, हर दूसरा बंदा मेरे से पूछ रहा होता है पायरेट पहन लूं पहन लूं, क्यों? क्योंकि आपको वीडियोस यही दिखाई जाती है कि पायरेट जो है वो मनी अट्रैक्ट करता है। पर पायरेट इज यू कैन ओनली वेयर इफ योर शुक्र वीनस इज गुड। अगर आपका शुक्र यानी कि वीनस अच्छा नहीं है, पायरेट पहनोगे तो उल्टा हो जाएगा। अच्छा, ये भी तो देखना, अब हर कोई उठा के पायरेट डाल रहा है, फिर कहेंगे असर नहीं करती चीजें। ऐसे नीलम के लिए भी कहा जाता है। नीलम तो बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा। नीलम तो बहुत सोच समझ के, फर्स्ट यू टेस्ट इट एक्चुअली, अपने सिरहाने के नीचे रख के सोते हो कि आपको कोई बुरे सपने तो नहीं आ रहे या कुछ, उसके बाद अवेयर करते हो। बट पीपल आर गोइंग क्रेजी फॉर पायराइट। अच्छा, कि भैया पायराइट पहन लिया, अब तो जी पैसा आया ही आया, ये तो उल्टा हो गया, पैसा तो जा रहा है, बेकार है यार। ये तो एक्चुअली क्या होता है, हम यूट्यूब पे देखते हैं या हम गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, अधूरा ज्ञान जो होता है बिल्कुल भी ना ज्ञान होने से ज्यादा खतरनाक होता है। अब अगर आपको पता है कि आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में, मान लो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, साथ में राहु बैठा है, आप सर्च करोगे गूगल पे रेमेडीज फॉर सूर्य इन फर्स्ट हाउस विद राहु, अब पता नहीं क्या 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 आ जाएगा। आप उनमें से उठा लोगे, करने लग जाओगे, 10 दिन करोगे, यार फर्क तो पड़ ही नहीं रहा। क्या पता उसकी जरूरत ही ना हो, क्या पता राहु बहुत वीक हो, क्या पता सूर्य बहुत स्ट्रांग हो, क्या पता किसी अच्छे प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही हो। तो उपाय करने से पहले एनालाइज करें चीजों को। अच्छा, बिल्कुल मैम, काफ़ी सारी नॉलेज थी मेरे लिए भी, मैं ये सारी चीज़ें मैंने भी पहली बार सुनी है जो आपने आज बताया। तो मैम अब एक और नंबर को लेके मुझे आपसे पूछना था, वो है 5 नंबर। लोग कहते हैं कि 5 नंबर जो है वो सबके साथ फ्रेंडली है, बिल्कुल है ना, और उसमें कोई ऐसी कुछ नहीं देखना पड़ता आपको, 5 नंबर हमेशा अच्छा ही होता है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा सच में ऐसा होता है, क्या होता है 5 नंबर बेचारा कहीं का नहीं होता। क्यों? अच्छा। 1 से 10 के बीच में आ गया, कोई बेचारे को इधर से खींच रहा है, कोई बेचारे को उधर से खींच रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बेचारा फंस जाता है। 5 नंबर रिप्रेजेंट्स मर्क्यूरी यानी कि बुध। नॉलेज
यस, इंटेलेक्ट। राइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब 5 नंबर वीकेस्ट नंबर माना जाता है। बुध जो प्लेनेट है वो छोटा प्लेनेट होता है, उसको वीक माना जाता है। सोलर सिस्टम में भी ऐसा ही है, बुध जो है उसको एक वीक प्लेनेट की तरह देखते हैं हम ज्योतिष के अंदर, राइट। बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि किसी का नाम ना किसी पे सेट ना हो रहा हो ना, तो उठा करके 5 पे कर दो। और तभी काफी लोग डूबते को तिनके का सहारा। अच्छा, और इसलिए कहा जाता है क्या, काफी लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर कोई अच्छा दिन नहीं मिल रहा करने को तो बुधवार को कर दो, तो वो इसलिए कहा जाता ऐसा है? होता नहीं ना। अब कोई अच्छा नेम स्पेलिंग नहीं सेट हो रहे तो 5 पे कर दो। 5 नंबर है बुध का, हो सकता है उस बंदे का बुद्धि ना अच्छा हो। फिर बुध बेसिकली क्या करता है, जिन लोगों का बुध सही नहीं होता, फर्स्ट थिंग वो अपने डिसीजन जो है क्विक डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरा, दे कम इनटू इन्फ्लुएंस वेरी इजीली। उन्हें कोई भी भ्रमित कर देगा फटाफट, इधर से हवाई तो इधर गए, उधर से हवाई तो उधर गए। तो दैट इज द केस मोस्टली। जैसे कई अगर मैरिजेस भी टूटती हैं, अगर उसके अंदर हम देखते हैं, मैं ये नहीं कह रही सब 5 नंबर वालों की टूटती है, ऐसा नहीं कहना चाहती। मेरे कहने का मतलब है जनरली बुध, अगर बुध की दशा भी चल रही होती है, आपका बुध वीक है, तो आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, आप इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, अपना रिश्ता खराब कर देते हो। तो ये चीज भी होती है। बट देखना तो है ना कि बुध है कैसे, ऐसी थोड़ी ना उठा के 5 पे कर दूंगी। हो सकता है तुम्हारे लिए बुध अच्छा ही ना हो और मैं उठा के 5 पे कर दूं, तुम्हारा जितना आप लोग के पास था रहा था वो भी निकल जाएगा साथ ही। पीपल डू दीज मिस्टेक्स। चक्कर वही है कि हर कोई ज्ञानी बन रहा है, बुराई नहीं होती ज्ञानी बनने में। सोचिए सारे डॉक्टर्स घर में बैठ जाएं लॉक करके और हर कोई दवाइयां देख रहा हो गूगल पे और निकाल के उसको खा रहा हो तो क्या ही हाल होगा फिर। सही बात है। तो अब मैम इसको मैं थोड़ा रिलेशनशिप से भी कनेक्ट करूंगा। ठीक है, आजकल बड़ी सारी डेटिंग एप्स, डेटिंग कल्चर में आजकल ये तो हो गया है कि लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप बहुत चल रहा है, डेटिंग एप्स आ गई हैं, राइट। तो काफ़ी सारी ऐसी एप्स भी आ रही हैं अब नई नई कि जिसमें एस्ट्रोलॉजी इंक्लूडेड है। मतलब जैसे न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी वो पहले से साथ में इंक्लूड करके देते हैं कि पहले तो मैच करते हैं, फिर उसके बाद मतलब कुंडली मैच, फिर एक्चुअल मैच। तो वो क्या आपका क्या टेक है उस पे? देखिए अच्छी बात है। देखिए यंग जनरेशन को भी तो अट्रैक्ट करना है ना। हमारा जैसे ज्योतिष हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, ठीक है, यंग जनरेशन को भी अट्रैक्ट करना है। सोचिए कि आप आज की जनरेशन को अगर भरोसा ना हो, चलो प्यार के बहाने सही, कम से कम कुंडली तो खोल रहे हैं ना, प्यार के बहाने से कम राहु केतु के उपाय तो कर रहे हैं ना। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। मैं तो कहती हूँ हर डेटिंग ऐप को एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पैनल पे अपने एक्सपर्ट्स भी रखने चाहिए और इंक्लूड भी करना चाहिए। वो बेचारे तो पता है क्यों देखते हैं, मुझे पता है ना, मेरे पास भी आते हैं, वो इसलिए देखते हैं कि कहीं सच वाला प्यार हो गया, घर लेके जाएंगे, वो कहेंगे कुंडली मिलाओ पहले कि मिलती है कि नहीं मिलती। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, या फिर कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी, कई लोग सीधा पूछते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन दिस गाय और मैं रिलेशनशिप में, मुझे लग रहा है कि ये भी इंटरेस्टेड है, मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्या ये लॉयल है, मुझे जाना। तो यूथ देखो ना आप कितना समझदार हो गया और कैसे यूज कर रहा है एस्ट्रोलॉजी को। सही बात है, बिल्कुल मैम। अच्छा तो मैम ऐसा भी होता है, मैंने ना ये देखा है कि जैसे कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, लोग रिलेशनशिप्स में 10-10 साल तक बहुत सही, बहुत स्मूथ है, और जैसे ही शादी होती है ना वैसे ही कलेश शुरू हो जाते हैं। ये मतलब ये आजकल मैंने बहुत देखा है, और मतलब मेरे पर्सनल ग्रुप के अंदर भी मैंने ये चीज़ें देखी हैं। तो मतलब इसका आपको लगता है कि सीधा डायरेक्ट जो है इसका कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी के साथ है? बिल्कुल है, डेफिनेटली। कई लोगों के लव 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 चलते रहेंगे, अफेयर चलते रहेंगे, ठीक है, एक अफेयर दूसरा तीसरा, जहाँ पे शादी आई वहां पे या तो वो लड़का खुद ही पीछे हो जाता है या लड़की खुद ही। क्यों रीजन क्या है कि अब शादी से पहले तो प्यार था, अब शादी होते प्यार खत्म हो गया क्या? ऐसा नहीं होता। 2 हाउसेज होते हैं, 5th हाउस इज फॉर लव रिलेशनशिप, 7th हाउस इज फॉर मैरिज। इन दोनों के बीच में अगर खराब कनेक्शन हो या किसी तरीके का कोई एफ्लिक्शन हो, क्रूअल प्लैनेट्स की दृष्टि हो या व्हाटएवर, कुछ भी अगर गड़बड़ है, तो मैरिज जो है अगर आपका लव मैरिज में कन्वर्ट हो भी गया तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, नहीं चलेगा वो। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो लव रिलेशनशिप करते रहते हैं, इसके साथ डेट किया, उसके साथ डेट किया, पर उन बेचारों की शादी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में प्यार का सुख तो है, शादी का सुख नहीं। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर ऐसे केस में क्या होता है, मान लो उनकी शादी बाय चांस हो भी गई, तलाक हो जाएगा या स्पाउस की डेथ हो जाएगी, किसी तरीके से पति या पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सुख मिल जाएगा। अच्छा हाँ। ठीक है मैम, तो अब थोड़ा आगे टॉपिक को लेके जाते हुए,
मैं काफ़ी हमने बात करी रिलेशनशिप्स के बारे में, थोड़ा बिजनेस की ओर भी लेके जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में कौन सा ऐसा नंबर है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस? नंबर 1 तो लीडर ही बनना चाहते हैं भाई, उससे तो कम में वो बात करेंगे ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनको लीडरशिप पोजीशन चाहिए। अब कहोगे आप नंबर 9 भी है, फिर तो उसको भी लीडरशिप चाहिए। उसका लीडरशिप अलग होता है, वो डिफेंस में जा सकता है, वो पुलिस में जा सकता है, बट नंबर 1 को तो ऑर्डर देना है। ही लाइक्स टू गिव ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे लोग जब सूर्य प्रधान होता है, जिनकी कुंडली में बहुत सारे ग्रहों की इंपॉर्टेंस होती है इसमें भी, तो वो जनरली क्या होते हैं, दे वांट टू गो इनटू बिजनेस, क्योंकि वो किसी की सुन नहीं सकते हैं। राइट। लगन में अगर गुरु बैठा होता है कई बार, तो भी बंदा बहुत ज्ञानी होता है, और जितना होता नहीं है उतना अपने आप को समझता है। ये भी एक ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे लोग भी बिजनेस ही कर पाते हैं, वो जॉब में वो टिक ही नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर अगेन आपको कुंडली और नंबर्स दोनों ही देखने पड़ेंगे। 5 वाला भटकता रह जाता है, एक नौकरी करता है सेटिस्फाई नहीं होता, दूसरी करता है सेटिस्फाई नहीं होता, फिर तीसरी करता है, फिर कहता है कि यार मेरे को तो बिजनेस ही करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 5 नंबर्स रोल प्ले करते हैं, बट अगेन ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है। 5 नंबर वाले लोग बहुत तरक्की भी करते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। बुद्ध है ना, मैथमेटिशियन बन जाते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि बुद्ध की अवस्था क्या है आपकी कुंडली में। अच्छा, क्योंकि ये भी होता है, बड़े सारे लोग स्पेशली जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपने फोन नंबर में ऐसे 555 रखते हैं। तो कहते हैं कि 555 का बड़ा महत्व होता है, वो बड़ा पैसा देता है आपको। तो ये बात सच है? आप बिलीव करते हो? आप भी रख लो, आ जाएगा कल पैसा। ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैंने रखा हुआ है दूसरे वाले नंबर। अगेन अब फिर तो मैं इसके पॉडकास्ट के बाद पूछूंगी कितना आया होगा। देखो, ये भी डिपेंड करता है कि बुध की पोजीशन कैसी है जी। बुध की पोजीशन कैसी है, कैसे नंबर आपने रखे हुए हैं, कैसे नंबर आपको रखने चाहिए। एट द एंड जब हम मोबाइल नंबर किसी का भी डायल करते हैं, हम पूरा डायल करते हैं, तो एंड में क्या आता है, सब कुछ ऐड ही हो रहा है ना। जैसे मान लो 9870 किया, तो सब कुछ ऐड करके कंपाउंड नंबर क्या आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। कोई एक नंबर ज्यादा रिपीट भी नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। राइट। ज्यादा ही 8 आ जाएगा तो भी डिलेज होने लग जाएंगे। पर किसी किसी के होंगे ना, अब प्रॉपर्टी के लिए शनि की बहुत जरूरत होती है, प्रॉपर्टी के काम के लिए। तो फिर प्रॉपर्टी वाले, अगर आपका शनि अच्छा है तो आप प्रॉपर्टी भी अच्छी कर सकते हो, प्रॉपर्टी का काम भी अच्छा कर सकते हो। तो फिर 8 नंबर अच्छा है आपके लिए। ठीक है, आप 8 यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में। तो इट डिपेंड्स एक्चुअली कि आप किस चीज के लिए देख रहे हो। स्कूल का काम करना है, कंसल्टेशन का काम करना है, तो आप बुध पे जा सकते हो, गुरु के नंबर पे जा सकते हो। ठीक है, 5 पे, 3 पे। अब जैसे आपका मीडिया का काम हो गया, जहाँ जो भी हम पॉडकास्ट वगैरह करें उसका काम हो गया। ठीक है, 6 पे जा सकते हो, 3 पे भी जा सकते हो। अच्छा। ठीक है, 5 पे जा सकते हो, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन। तो इट डिपेंड्स एक्चुअली। तो मैम, अब मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, आप लाल किताब की रेमेडीज में विश्वास रखते हैं? नहीं, मैं वैदिक ज्योतिष पे विश्वास रखती हूँ। ठीक है, मंत्र हो गए, जेमस्टोन्स आपको जो दिए जाते हैं, ठीक है, या कुछ इस तरीके के उपाय कि किसी जानवर को जाके आप खिला दीजिए, कुछ जैसे गाय को आप कुछ खिलाना है, या डॉग्स के लिए कहा जाता है केतु का उपाय करो। लाल किताब एक डिफरेंट एस्पेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, और लाल किताब कहीं ना कहीं ये मुगलों से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। अच्छा। ठीक है, हमारा जो वैदिक ज्योतिष है दैट इज वो एक हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। ठीक है, तो मैं वैदिक ज्योतिष को मानती हूँ। दूसरा, जैसे लाल किताब के अंदर कई उपाय, कई टोटके ऐसे होते हैं, उपाय वर्ड नहीं यूज करूंगी, टोटके ऐसे होते हैं कि गाड़ दो, जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए करना है, चीज को गाड़ दो, दफना दो। तो दफनाने का मतलब होता है हम उस चीज को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। ठीक है, पर हमने खत्म क्यों करना है? हमें खत्म करने की जरूरत क्या है? देखिए, अगर किसी का मंगल खराब है, ठीक है, तो हम मंत्र करके उसका उपाय कर सकते हैं। मंगल अगर नेगेटिव कर सकता है कि एक्सीडेंट करा सकता है, पर मंगल एनर्जी का भी तो कारक है कि नहीं है? तो अगर हम मंगल को ही दफना देंगे या कोई ऐसा टोटका मंगल का करते हैं जिससे खत्म ही कर दें उसको, तो फिर वो एनर्जी और एंथुजियाज्म कहाँ से रहेगा? तो हमें प्लैनेट्स को खत्म थोड़ी ना करना है, हम उसकी नेगेटिव एनर्जी को मिटिगेट करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो दफनाने का क्या मतलब होता है? किसी को कब दफनाया जाता है? जब हम उसको खत्म कर रहे हैं। तो हमें प्लैनेट्स को खत्म नहीं करना ना। ओह, ओके। हर प्लैनेट का एक पॉजिटिव नेगेटिव है। राहु का नेगेटिव है कि वो आपको भ्रमित कर देता है, आपका दिमाग जो है वो चेंज कर देता है। राहु का पॉजिटिव है कि वो आपको डिप्लोमेटिक बनाता है। कोई बंदा जिसका राहु सही तरीके का नहीं है, वो पॉलिटिक्स में चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेसी राहु से आती है, राहु खत्म, डिप्लोमेसी खत्म।
कोई अच्छा सेल्स पर्सन नहीं बन सकता अगर वो डिप्लोमेटिक नहीं है तो, क्योंकि आपको कस्टमर के हिसाब से अपने आप को ढालना है. राइट. यू शुड नो हाउ टू मैनिपुलेट द अदर पर्सन. सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, नहीं, लेकिन नहीं, ये of बात है. सही तो बात हमें है. किसी प्लेनेट को खत्म नहीं करना और लाल किताब खत्म करवा देता है. कई उपाय ऐसे होते हैं. अच्छा, काफ़ी डिफरेंट ओपिनियन है आपका लाल किताब पे, क्योंकि मैंने बड़े सारे लोगों से सुना है वो सारे उपाय देते हैं. बहुत लोग कहते हैं कि हम लाल किताब के उपाय देते हैं, काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, बट ये वाली साइड आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ. हाँ बिल्कुल, तो इसलिए मैं सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर चलती हूँ. बिल्कुल. अच्छा मैम, और एक चीज़ की बड़ा ना डर बैठा हुआ है लोगों के अंदर काल सर्प दोष के रिगार्डिंग, कि काल सर्प दोष है हमें, तो मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा ऐसे वैसे. तो आप उसके ऊपर क्या बताते हो? काल सर्प दोष के लिए आपका क्या टेक है उसके ऊपर? देखिए, काल सर्प दोष बेसिकली कुंडली में तब आता है राहु और केतु, उसके बीच में जब बाकी सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं ना एक लाइन से, राइट. काल सर्प दोष बन जाता है. अच्छा. जैसे मान लीजिए राहु फर्स्ट हाउस में, उसके नीचे 7th हाउस आता है, केतु 7th हाउस में. अब बीच बीच में ही कहीं प्लैनेट्स आ गए एक ही तरफ, उन दोनों के बीच में ही कहीं आ गए प्लैनेट सारे. अच्छा. तो वो फिर काल सर्प बन जाएगा. ठीक है, तो वो होता है काल सर्प. अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि फिर जहां राहु और केतु बैठे होते हैं ना, वो शाम की पोजीशन, तो वो आपके उन पर्टिकुलर हाउसेस को डस लेते हैं. मतलब कि फर्स्ट में आ गया और 7th में आ गया, तो फर्स्ट में मेरे को पर्सनली दिक्कतें रहेंगी, हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, शादी. और 7th हाउस में केतु आ गया तो मेरी शादी में डिलेज हो सकते हैं या मेरी शादी टूट सकती है. तो ये होता है. बट इसके भी उपाय होते हैं. काल सर्प की पूजा होती है, उज्जैन में होती है, वहां जाके पूजा करा सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे उपाय है, तो डरना नहीं होता. और काल सर्प कभी कभी अच्छा भी होता है. हाँ, ये चीज मैंने एक्चुअली किसी से सुनी है. कुछ लोग कहते हैं काल सर्प दोष नहीं, काल सर्प योग. वो योग है या दोष है, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के बाकी प्लैनेट्स के ऊपर भी. अच्छा. ठीक है, कि क्या है, किस तरीके से वो प्रभाव डाल रहा है, कौन से घरों में है. तो बहुत सारी चीजें होती है. केवल ऐसे हम सॉफ्टवेयर में डिटेल्स डालते हैं, वो लिखा आ जाता है कि आपका काल सर्प दोष है, तो उससे डरना नहीं होता. राइट. ठीक है, चीज को समझना होता है, एनालाइज करना होता है कि कितना है, कैसे ठीक हो सकता है, तो उसका उपाय आप करा लीजिए. काल सर्प जो होता है सर्प, ठीक है, सर्प किसके पास है? शिव जी के पास. तो आप शिव जी की नियमित रूप से पूजा कीजिए. राइट. काल सर्प की तो पूजा करवा लो, उसके अलावा शिव जी की नियमित रूप से पूजा करो. ठीक है, तो उससे भी उसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो खत्म होते हैं. तो जो लोग डर रहे हैं कि हमें काल सर्प दोष है, तो उसके भी उपाय हैं, जैसे कि मैम ने बताया, आप लोग शिव जी की पूजा करें, और बड़ी सारी पूजाएं होती हैं, जैसे आपने बताया उज्जैन में पूजा होती है. ठीक है, उसके अलावा गणेश जी की पूजा को अच्छा माना जाता है. तो हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता है, हर देवी देवता को एक सम्मान दिया गया, बताया गया कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए इस देवी देवता की पूजा करो. तो हमें तो किसी और शास्त्र में जाने की जरूरत ही नहीं है. राइट. अब फिर वही बात आ जाती है, चाहे वो लाल किताब ही क्यों ना, हमें जाने की जरूरत नहीं है. मंगल खराब, हनुमान जी की पूजा करो. गुरु खराब, विष्णु जी की पूजा करो. ठीक है, तो शुक्र खराब, माँ लक्ष्मी की पूजा करो. ठीक है, तो हर चीज का, चंद्र खराब, शिव की पूजा करो. हर चीज है हमारे पास, तो फिर हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है. राइट. राइट मैम, आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन रही, बट लास्ट में एंड करने से पहले हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ. ठीक है मैम, तो कुछ क्वेश्चंस हैं. सो मैम, सबसे ज़्यादा झगड़ा कौन सी राशि करती है? झगड़ा तो नहीं कहेंगे हम, बट अगेन 1 नंबर वाले जो होते हैं, जिनका लगन 1 नंबर का होता है, मेष लगन. अच्छा. वो थोड़े से झगड़ालू हो जाते हैं इस नेचर के, पर ऐसे लोग डिफेंस वगैरह में भी जा सकते हैं, पुलिस में. और कौन सी राशि सबसे ज्यादा काम होती है? सबसे ज्यादा कर्क राशि जो होती है, थोड़े काम किस्म के होते हैं. 4 नंबर की राशि होती है, चंद्र रूल करता है इसको. ठीक है, रोमांटिक भी होते हैं. अच्छा. और कौन सी ऐसी राशि के लोग होते हैं जो दिखते सॉफ्ट हैं बट होते टफ हैं? 8 नंबर के जो होते हैं, स्कॉर्पियो. अच्छा, स्कॉर्पियंस. हाँ, स्कॉर्पियंस होते हैं ऐसे. अच्छा, ठीक है. तो आपको लास्ट बार कब किसी की कुंडली देख के गूज़बम्स आए? ऐसी तो बहुत सारी कुंडलियां होती हैं जिनको देख करके गूज़बम्स आए. उपाय बताते हैं मुझे गूज़बम्स जरूर आए हैं, ये मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी. एक बार मैं किसी को उपाय बता रही थी, माँ बगलामुखी का. कुछ कोर्ट के केसेस चल रहे थे. ठीक है. अच्छा. तो बगलामुखी माँ का उपाय मैं उनको बता रही थी, तो उस वक्त मेरे को गूज़बम्स हुए. अब गूज़बम्स होने का रीजन पता है आपको क्या होता है? क्या? जब हमारा कनेक्शन सच में ईश्वर के साथ या उस शक्ति के साथ हो रहा होता है. हमेशा तो नहीं होता, हमेशा तो नहीं, हर वक्त तो नहीं गूज़बम्स हो रहे होते. तो कहीं ना कहीं जब वो कनेक्शन होता है ना, तब गूज़बम्स होते हैं. अच्छा,
हाँ, तो जब मैं उपाय बता रही थी ना, तब मेरे को कभी कभी किसी मंदिर में जाके भी गूज़बम्स होते हैं। राइट, होता है, बिल्कुल होता है, शक्तियाँ होती हैं वहाँ पे। शक्तियाँ होती है ना, वो पावर होती है, तो गूज़बम्स होते हैं। बिल्कुल। तो मैम ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी आज की जनरेशन के लिए रहेगा कि ऐसी राशि के लोग कौन से होते हैं जो हमेशा ब्रेकअप के बाद वापस कॉल करते हैं? अरे बाप रे। अब वो तो देखो आपकी कुंडली में भी डिपेंड करता है कि आपके कैसा ग्रह गोचर है। पर जैसे 4 नंबर वाली राशि होगी कर्क, हाँ जी। कर्क लगन के, जिसको चंद्र रूल करता है, उनके इमोशनल इम्बैलेंसेस इतने होते हैं वो संभाल नहीं पाते। अच्छा। एकदम ही एक्सट्रीम हाई जाएंगे, गुस्सा हो गया, ब्रेकअप हो गया, फिर धीरे धीरे जब शांत होते हैं तब उनको एहसास होता है कि नहीं मुझसे गलती होगी। तो कर्क वाले होते हैं ना, सॉफ्ट कॉर्नर होता है उनके। अच्छा, तो कर्क राशि वृषभ वाले भी लोग। होते हैं, टॉरस, अच्छा हाँ 2 नंबर वाले जो जिनकी राशि होती है वो भी होते हैं। अच्छा। उन्हें भी प्यार की बहुत आवश्यकता होती है। तो अगर आपके पार्टनर ऋषभ राशि के या फिर कर्क कर्क राशि के हैं तो जरा देखिए। आई थिंक मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। Yes. बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ, काफ़ी चीज़ें पता चली, काफ़ी नॉलेजेबल भी था। एंड मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ आई इस पॉडकास्ट के बाद कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ही एक पूरी एजुकेशन है। एब्सोल्युटली। इट इज़ बैक्ड बाय साइंस, जैसा कि आपने बताया, एंड मैथ्स। बिल्कुल, एंड मैथ्स। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से। मैम से काफ़ी कुछ आपने जाना होगा, काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होगी। तो अगर आपको इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये पॉडकास्ट शेयर करिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। मैम इसके साथ ही हम ये पॉडकास्ट एंड करेंगे। थैंक यू सो मच मैम उदय, आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया और मेरे को मौका दिया कि मैं सबसे अपनी दिल की बातें शेयर कर सकूं, ठीक है, और अच्छी अच्छी बातें जो है लोगों तक पहुंचा सकूं, ठीक है। तो मैं एंड में यही कहना चाहूंगी कि ज्योतिष जो है वो हिंदू धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारे सनातन धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। भरोसा रखिए उसके ऊपर, क्योंकि अगर हम रखेंगे तभी हमारे बच्चे रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।